ठीक है, चलिए अच्छी सलमा ने बात बता दी। तो रतूबत उला, यहाँ आ जाइए। कभी हम लोग हार्मोन पढ़ेंगे डिटेल में। जिगर में इस्तेहाला के बाद हासिल होती है और खून में शामिल होती है। ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें जिगर में कन्वर्जन होने के बाद फिर ब्लड में जाती हैं और ब्लड से फिर सारे सेल में जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने बताया, जब बिलिरुबिन आरबीसी जब ब्रेक डाउन होता है, आरबीसी ब्रेक डाउन होता है, तो जिससे आरबीसी के ब्रेक डाउन में हेमोग्लोबिन भी ब्रेक डाउन होता है। हेमोग्लोबिन का एक पार्ट हेम होता है, एक पार्ट ग्लोबिन होता है। यहीं पे समझ लीजिए, ग्लोबिन पार्ट जो है वो अपना एमाइनो एसिड है, फिर से करो, और हेम जो है वो उसमें से आयरन अलग हो जाता है पायरोलिन से जो है बनने। अब ये बिलिरुबिन जो निकला है ना, ये किससे जाके अटैच होगा? अल्बुमिन से। लेकिन ये फ्री है या कंजुगेटेड है? सोच के बताइए। देखिए ये सब चीजें बातें इसलिए याद रहना चाहिए कि इन सब चीजों में बहुत कंसेप्ट है, क्योंकि किताबों में जो बात लिखी होती है उसको समझना होता है ना। तो ये बात, और यही इसी ऐसे ही सवाल बनते हैं, क्योंकि सवाल बनने में क्या होता है कि ट्रिक होती है। तो जहन में याद रखिए कि इफ बिलिरुबिन अटैच विद अल्बुमिन, इट्स अ फ्री बिलिरुबिन। अब ये बात जहन में नहीं जाएगी, लेकिन है यही हकीकत। क्या हकीकत है? जो बिलिरुबिन जब ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, अल्बुमिन से अटैच होगा। ये अल्बुमिन से अटैच हुआ बिलिरुबिन जो है फ्री बिलिरुबिन है। फ्री बिलिरुबिन इसलिए कि वो इसका अभी कंजुगेशन नहीं हुआ है। अल्बुमिन से तो अटैच है, लेकिन अभी इसका कंजुगेशन नहीं हुआ है, तो फ्री बिलिरुबिन ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्री बिलिरुबिन ही कहलाएगा। अब ये जब सर्कुलेशन से होते हुए अल्बुमिन के साथ जब ये लीवर में जाएगा, और कंजुगेशन हमेशा लीवर में होता है, इस बात को याद रखिएगा। कंजुगेशन बिलिरुबिन का क्या होता है? लीवर में, है ना। पहले टूटता है, बिलिरुबिन बनता है, बिलिरुबिन के बाद वो अल्बुमिन से अटैच होता है, अल्बुमिन से अटैच होने वाला फ्री बिलिरुबिन कहलाता है। जब ये लीवर में जाता है तो कंजुगेशन होता है। इसका कंजुगेशन होता है एंजाइम के थ्रू, जो एंजाइम का नाम है ग्लूकुरोनिक एसिड। ग्लूकुरोनिक एसिड जब इससे मिलता है तो उसको कहते हैं कंजुगेटेड बिलिरुबिन। फिर वो सर्कुलेशन में आता है वापस। तो भाई जो चेंजेस हुए पहले, जब क्या हुआ, इस्तेहाला लीवर में जो भी चेंजेस हो रहा है, और अब ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन कहाँ गया है? बाइल में गया है, एज ए बाइल केस में। तो ये क्या कहलाएगा? रतूबत उला है, जिसका जिगर में इस्तेहाला होता है, खून में शामिल हो जाती बात। लेकिन रतूबत सानिया किसमें कहेंगे? रतूबत सानिया उसको कहेंगे जब पुरूफ दमिया से मुतरशिफ होकर नुदुज पाकर आज़ा के जख्मे और खलाओं में जमा हो जाती है, या आज़ा और हुदूद में नुदुज पाकर खून में शामिल। अब इसमें ग्लैंड्स में हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। जाहिर सी बात है कि हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे थायरोक्सिन बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सुलमा ने बताया कि कोई और बताएगा? थायरोक्सिन बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अरे नहीं मालूम? थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन बनता है, ये एक अच्छी बात है। बट मैं कह रहा हूँ कि उस हार्मोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ से बनेगा, किस चीज़ से वो हार्मोन बनता है। तो ये बात याद है, बहुत कॉमन बात है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयोडीन, आयोडीन से बनता है ना थायरोक्सिन। आयोडीन से थायरोक्सिन बनता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको याद रहना चाहिए कि आयोडीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द थायरोक्सिन। अब इसमें भाई आयोडीन सर्कुलेशन में जाएगा, सिक्रेशन में जाएगा, थायराइड ग्लैंड में ट्रैप होगा, वहाँ पे हार्मोन का फॉर्मेशन होगा, जबकि वो हार्मोन मौजूद नहीं है, ना लीवर में मौजूद है, ना ब्लड सर्कुलेशन में मौजूद है। कहाँ बन रहा है वो बन रहा है थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड से बन के सिक्रेट हो रहा है। अब एक नई चीज बॉडी में आ रही है एज ए बॉडी फ्लूइड, तो वो क्या होगी? वो होगी रतूबत सानिया। वो चीज होगी रतूबत सानिया, और डायरेक्ट जिगर में जाने के बाद उसमें जो चेंजेस आएगा वो होगा रतूबत उला। समझ में आ रही बात? इसीलिए सवाल क्या आएगा कि हार्मोन्स क्या है? रतूबत उला है, रतूबत सानिया है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो जिस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका वजूद नहीं था, फिर से वो बन रहा है और निकल रहा है और ब्लड में आ रहा है। भाई ब्लड में बिलिरुबिन भी है और ब्लड में हार्मोन्स भी है। तो यहाँ पे चेंजेस क्या हो गया? हार्मोन जो है वो क्या है? रतूबत सानिया है।
ठीक है ना, हार्मोन जो है ऋतु, क्योंकि इनका फॉर्मेशन बिलोबिन मौजूद था, ब्लड से टूटा, फिर जिगर में गया, फिर उनका हो गया। हाँ, ये एक बात याद रखिएगा, ये सवाल आ सकता है, हार्मोन जो है ऋतुपद सानिया है क्योंकि इसका फॉर्मेशन हो रहा है, और जिगर में फर्स्ट टाइम जो इस्तेहाला हुआ वो हुआ आपका ऋतुपद उला। अब इसमें एक और अगर सवाल आया कि जो पोर्टल वेन में जो चीज मौजूद है क्या हम उसको खिल्त कहेंगे? डाइजेशन के बाद जो चीज एब्जॉर्ब हो गई पोर्टल वेन में मूव करती हुई जिगर में जा रही, अभी गई नहीं है, अभी पहुंची नहीं है, तो क्या हम उसको खिल्त कह सकते हैं? हाँ या ना? उसको हम खिल्त नहीं कह सकते। अच्छा, उसको हम खिल्त, अब उसको हम खिल्त नहीं कह सकते। किसको? खिल्त का। ये क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि खिल्त का फॉर्मेशन जिगर में होता है। इखलात कहाँ बनते हैं? जिगर में। वहां से इखलात के फॉर्म में होकर के वो ब्लड में जाते हैं, ब्लड से फिर जिसको जरूरत है उसको जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज डाइजेशन के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद अभी जिगर में नहीं गई है वो खिल्त नहीं है। खिल्त क्या है? जो जिगर में चली जाए, वहां पे उसमें समथिंग चेंज हो, फिर वो एज ए खिल्त ब्लड में शामिल हो जाए, तो जिगर के जस्ट बाद जो होगी वो ऋतुपद उला कहलाएगी। और किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी चीज से हार्मोन्स बन रहे हैं, एंजाइम्स बन रहे हैं, है ना, इनका फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कहलाएगा ऋतुपद सानिया। ठीक है, क्लियर है? अगर बात नहीं समझ में आ रही हो तो पूछ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ तक बात समझ हो गई। अब सवाल कैसा आता है कि हज्म के लिए जरूरी है हरारत व रतूबत, हरारत व बरूदत, हरारत व यबूसत, बरूदत व यबूसत। तो एकदम ये रट लेना है कि हज्म के लिए दो चीजें जरूर होती हैं, हरारत और रतूबत, और यही दोनों चीज जरूरी होती है इन्फेक्शन के लिए। कहीं पे अगर इन्फेक्शन कॉज करना है ना, कहाँ पे ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस है, कहाँ पे चीजें खराब होने के चांसेस है? जहाँ पे हरारत और रतूबत दोनों मौजूद है ना। अगर हरारत यबूसत है तो नहीं होगा, बरूदत व यबूसत है तो नहीं होगा। कैसे? ठंड में आप देखते हैं कि चीजें कम खराब होती हैं, गर्मी में ज्यादा खराब होती है, और बरसात के मौसम में तो और ज्यादा बीमारियां पैदा होने लगती हैं, क्योंकि वहाँ पे हरारत और रतूबत मौजूद है। इसलिए हज्म के लिए भी ये सवाल आता रहता है, हज्म के लिए हरारत व रतूबत बढ़ जाना है, हज्म के लिए हरारत व रतूबत लाजमी है। ठीक, बाकी कुछ हज्म के लिए भी और इन्फेक्शन के लिए, हज्म और इन्फेक्शन दोनों के लिए हरारत और रतूबत की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब हम लोग आते हैं, किस पर? अब हम लोग कहते हैं, ये सब बातें याद रखनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं किस पे? है ना, वीडियो आया क्या? नहीं आ रहा क्या? आ गया? अच्छा, चलिए कोई नहीं। तो हरारत और रतूबत किस किस चीज के लिए जरूरी है? हरारत व रतूबत जरूरी है हमारे, एक तो हज्म के लिए और दूसरे इन्फेक्शन के लिए, दोनों के लिए। यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब इसमें याद करने के लिए बहुत सारी चीज है। अब जैसे कुव्वत मुगय्यरा है, कुव्वत मुगय्यरा किसको कहते हैं? कुव्वत मुगय्यरा कहते हैं चेंज करने की सलाहियत को, है ना। चेंज करने की सलाहियत कुव्वत मुगय्यरा कहलाती है, जो अपने तरह का बना ले, है ना, जो अपने तरह की चीजों को बना ले। आधा जो है अपने तरह की चीजों, जैसे मसल्स हैं, आप प्रोटीन अगर हम लेंगे, प्रोटीनियस डाइट लेते हैं, तो क्या बनते हैं? मसल फाइबर बनते हैं। तो मसल फाइबर जो बनते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जो ना हमने प्रोटीन खाया तो हमारे मसल्स में ऐसी कुव्वत मुगय्यरा मौजूद थी जिसने उसको अपने मुताबिक बना लिया। उसी कुव्वत को जो अपने मुताबिक बना ले उसको हम कहते हैं कुव्वत मुगय्यरा। क्या होता है? कुव्वत मुगय्यरा की वजह से तहलील होकर आधा की सूरत अख्तियार कर लेती है। हम प्रोटीन खाएंगे तो मसल बनने लगते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन खाएंगे तो मसल बनने लगेगा। अब खिलते बलगम में क्या क्या आएगा? रतूबत मुखाती, रतूबत लिम्फावी और रतूबत मीडियो, यानी कि जितने सिक्रेशन है वो खिलते बलगम में आएंगे। लिम्फ भी आएगा, सवाल आ सकता है। लिम्फ, गैस्ट्रिक जूस, है ना, गैस्ट्रिक जूस भी क्या है? बलगम है। अब है कैसे नहीं है उससे हम लोग को याद करना है। गैस्ट्रिक जूस बलगम है,
अच्छा, गैस्ट्रिक जूस, जब यहाँ पे बात आ गई रतूबत मेदी व मेवी की, गैस्ट्रिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, अब बताइए गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है? आ सकता है रतूबत, जरूरी नहीं कि गैस्ट्रिक पूछ सकता है रतूबत मेदी और मेवी का पीएच है 2.5, 1.5, 6.5, 8.5। क्या आंसर होगा? 2.5, ऑन एवरेज 2.5 रहता है ना, क्योंकि इसमें एसिड है। अब इस एसिड को बनाने वाला कौन सा है? HCl जो बनता है, हमें मालूम है कि हमें HCl बनता है पेट में, स्टमक में HCl बनता है, मेदी, है ना, मेदी की बात